नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। आज हम लोग चर्चा करेंगे आज ही के दिन यानी 19 जुलाई 1969 को आधी रात को इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और ये सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज के टाइम पे सरकार का निजीकरण चल रहा है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले साल देखा, कई बैंकों के साथ कोलैबोरेट कर दिया गया। तो इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण चर्चा है और इस चर्चा का संबंध उस टाइम की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से है और आज के समय में नेता विपक्ष राहुल गांधी जी जिस तरह से घिरे हुए हैं कुछ ऐसे कांग्रेसियों से जो अपने हिसाब से कांग्रेस को चलाना चाहते हैं, उससे उभरने की कोशिश में लगे हैं राहुल गांधी। तो वहीं पर इंदिरा गांधी जी जो कि प्रधानमंत्री थी और कांग्रेस के ही बहुत से लोग उनको घेरने में लगे रहते थे। उनके जो भी निर्णय वो लिया करती थी उस निर्णय में बाधा बनने का काम करते थे और किस तरह से उस बाधा से निकल करके उन्हें एक आयरन लेडी का खिताब मिला था, ये सारी इस चर्चा में आपको मिलेगा। जो भी नए साथी चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 19 जुलाई 1969 की आधी रात को इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसमें से प्रत्येक बैंक का रिजर्व 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकृत इतिहास में इस कदम को 1947 के बाद से किसी भी सरकार द्वारा लिया गया सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक फैसला था। इसमें आगे कहा गया है कि 1991 के सुधार भी अपने परिणामों राजनीतिक, सामाजिक और निश्चित रूप से आर्थिक के मामले में तुलनीय है, मतलब उसकी तुलना की जा सकती है। यह कदम घिरी हुई प्रधानमंत्री द्वारा अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए, अपने कामों के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचने के लिए ये जो फैसला लिया था, जो कदम उन्होंने उठाया था, जिसमें समाजवादी कदम में से एक कदम इसको कहा जाता है, क्योंकि वह कांग्रेस के भीतर शक्तिशाली नेताओं के एक समूह यानी सिंडिकेट के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए लड़ रही थी। वह 1967 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा खोई गई जमीन को फिर से हासिल करना चाहती थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विरोधी थे मोरारजी देसाई बैंकों का जो निजीकरण था उसके समर्थक थे और राष्ट्रीयकरण किए जाने के सख्त विरोधी थे। और इस फैसले से जो राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंक के, इस फैसले से के बाद उनको मंत्रालय से हटा भी दिया गया था। इसी जो बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसको लेकर के जयराम रमेश जी ने एक किताब लिखी थी। किताब क्या थी? वो किताब लिखी थी, वो जीवनी थी पीएन हक्सर की, जिसमें उन्होंने बैंक के जो राष्ट्रीयकरण किया गया था उसका उन्होंने उसमें उल्लेख किया था। 19 जुलाई 1969 यानी 55 साल पहले भारत ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। जानिए कि कैसे हुआ था यह काम। जयराम रमेश द्वारा लिखित पीएन हक्सर की जीवनी, जिन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित बैंकों के राष्ट्रीयकरण की योजना बनाई थी। 9 जुलाई 1969 तक पीएन हक्सर इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे कि बैंकों का तुरंत राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। फिर 3 दिन बाद संजीव रेड्डी को कांग्रेस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करके इंदिरा गांधी के अधिकार पर हमला हुआ।
यानी इंदिरा गांधी जी के बिना सहमति के उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया गया। इसके बाद 4 दिन के बाद मोरारजी देसाई का इस्तीफा सुरक्षित हो गया। मेरा अनुमान है कि 12 जुलाई 1969 और 15 जुलाई 1969 के बीच हक्सर और इंदिरा गांधी ने आपस में बातचीत की होगी और बैंक के राष्ट्रीयकरण पर अपनी सतर्कता को त्यागने का फैसला किया होगा। ये उनकी जीवनी पर जयराम रमेश जी लिख रहे हैं। 16 जुलाई 1969 को उन्होंने PNH यानी PN हस्कर से भारत के सबसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में से एक KN राज से मिलने और बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर उनके विचार जानने के लिए कहा। PN हस्कर और राज की मुलाकात के समय एक अन्य प्रख्यात अर्थशास्त्री PN धर भी मौजूद थे। धर ने बाद में लिखा कि राज राष्ट्रीयकरण के प्रबल समर्थक थे, लेकिन उन्हें लगा कि इसे लागू करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिससे इंदिरा गांधी के भटकते विचार यानी उनके जो विचार जो बहुत दिनों से ये थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए में से एक को तत्काल वास्तविक बना दिया गया, यानी वो काम पूरा हो गया। यह विवरण DN घोष के संस्मरण से लिया गया है, जो उस समय वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग में संबंधित अधिकारी थे और जो बाद में स्टेट बैंक के अध्यक्ष बने। ये 17 जुलाई 1969 की रात थी और घोष को याद है कि उन्हें हक्सर के आवास पर बुलाया गया था। मैंने देखा कि हक्सर ढेर सारे अखबारों को देख रहे थे, जिसमें से उन्हें रिजर्व बैंक का प्रकाशन, भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकी सारणी दिखाई दी। वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि सिस्टम के कुल संसाधन में से 80 से 85% के लिए कितने बैंक जिम्मेदार हैं। मैंने बिना सोचे समझे कहा कि यह संख्या 10 से 12 बैंक हो सकती है। तभी कंपनी मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री KV रघुनाथ रेड्डी वहां आए और हमारी चर्चा सुनने लगे। उन्होंने कहा कि सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का यह एक सुनहरा राजनीतिक अवसर है और हमें इस साहसिक निर्णय पर आगे बढ़ना चाहिए। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि KV रघुनाथ रेड्डी जी की सहमति इसमें बहुत ही मजबूती से थी। हस्कर ने विनम्रता पूर्वक उनके सुझाव को खारिज कर दिया और उनसे अनुरोध किया कि वे अपनी उग्र कट्टरता को अपने तक ही सीमित रखें। हक्सर, मैं गलत नाम ले रहा हूँ, हक्सर नाम है उनका, तब तक अकेले रहना चाहते थे जब तक कि उन्हें खुद इस विषय पर पूरी जानकारी नहीं मिल जाती, तो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित था। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रधानमंत्री ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर अपना मन बना लिया है। उन्होंने जवाब दिया, अभी नहीं, हम इस पर कल सुबह चर्चा करेंगे। उन्हें यकीन नहीं था कि 19 जुलाई तक सभी कानूनी पेचीदगियों को सुलझाना और राष्ट्रीयकरण के लिए अध्यादेश तैयार करना संभव होगा या नहीं। जो शनिवार था, वो जो दिन था, वो दिन था शनिवार का। यह तारीख 2 कारणों से महत्वपूर्ण थी। कार्यवाहक राष्ट्रपति VV गिरी 20 जुलाई की दोपहर को पद छोड़ने वाले थे और लोकसभा मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होना था। जहां तक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सवाल है, हक्सर द्वारा घोष को रहस्यों का रक्षक, यानी जो भी बात हो रही है उसको गोपनीय रखने के लिए उनको मना लिया था। जब वो इस चीज़ के लिए मान गए कि PN हक्सर किस प्रकार का काम करते थे, A बख्शी जो उस समय RBI के डिप्टी गवर्नर थे, ने 1950 के दशक की शुरुआत में लंदन में हक्सर के साथ काम किया था। वे वैचारिक रूप से भी समान थे और बेहद करीबी व्यक्तिगत मित्र भी थे। हक्सर की बदौलत बख्शी वित्त मंत्रालय में जल्द ही बनाए जाने वाले बैंकिंग विभाग में शामिल हो गए और बाद में 1972 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG बन गए, CAG के प्रमुख बन गए।
ये बख्शी ही थे जिन्होंने घोष को स्वीकृति दी थी और 17 जुलाई 1969 की देर रात बातचीत के लिए दोनों एक साथ शामिल हुए थे। घोष लिखते हैं कि अगले दिन सुबह प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें बुलाया। वह यह आश्वस्त करना चाहती थी कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए विधायी मसौदा वास्तव में 24 घंटे से भी कम समय में तैयार किया जा सकता है। जब उन्हें बताया गया कि ऐसा मसौदा वास्तव में 1963 के अंत से ही मौजूद था, जब 5 बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर पहली बार विचार किया गया था, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 1963 में ही बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने की सोच डेवलप हो चुकी थी। तो हम आपको बता रहे थे कि जब 5 बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर पहली बार विचार किया गया था तो वह शांत दिखी, यानी प्रधानमंत्री जी शांत दिखी। उन्होंने घोष को पूर्ण गोपनीयता की शपथ दिलाई और कहा कि किसी भी अड़चन के मामले में उन्हें पीएनएच को सूचित करना चाहिए। अगले कुछ घंटे तक हक्सर, बख्शी और घोष और कुछ अन्य लोग जिन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया था, जैसे आर.के. शेषाद्री आरबीआई के अधिकारी थे और नीरन डे अटॉर्नी जनरल थे, अध्यादेश तैयार करने में जुटे रहे, जो एक कार्यकारी आदेश था जिसके बाद वे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना था। 19 जुलाई 1969 की रात 8:30 बजे इंदिरा गांधी जी ने रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित किया और बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। यह उनका एक ऐसा भाषण था जिसे हक्सर ने ना तो लिखा था और ना ही उस पर काम किया था। अंतिम अल्प विराम और पूर्ण विराम तक यह आईजी पटेल का मसौदा था। यह वास्तव में विडंबनापूर्ण था, क्योंकि न केवल वह मोरारजी देसाई के पसंदीदा लोगों में से एक थे, बल्कि वह खुद उस समय सामाजिक नियंत्रण के समर्थक थे। यानी आईजी पटेल जो थे वो खुद प्राइवेट सेक्टर में रहना चाहिए बैंकों, उसके वो समर्थक भी थे। अपने स्मरण में पटेल इंदिरा गांधी के इस ऐतिहासिक भाषण के लेखक होने पर कुछ गर्व महसूस करते हैं और यह सही भी है। मैंने कैबिनेट का मसौदा तैयार किया और श्रीमती गांधी के लिए भाषण दिया। अगली सुबह हक्सर या श्रीमती गांधी ने मेरे लिखे एक भी शब्द में कोई बदलाव नहीं किया। संयोगवश उसी स्मरण से वे अक्सर को इस प्रकार याद कर रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि अक्सर ने प्रधानमंत्री सचिवालय में बहुत अधिक शक्तियां एकत्रित कर ली थीं और उनकी बुद्धि ने श्रीमती गांधी की कार्यनीति और रणनीति में बहुत योगदान दिया था। उन्हें श्रीमती गांधी के दूसरे व्यक्तित्व के रूप में अधिकांश लोगों ने उन्हें श्रीमती गांधी का शिक्षक, मार्गदर्शक और एकमात्र विश्वासपात्र माना था, लेकिन वे बहुत योग्य थे और मेरे अनुभव में वे अधिकतर निष्पक्ष और विवेकशील और देशभक्त थे। मुझे इनके साथ कोई विशेष वैचारिक जुनून भी नहीं मिला। हो सकता है कि वे वामपंथी के प्रति मित्र और साथी के रूप में आकर्षित हुए हों, लेकिन वे समय की मजबूरियों को समझते थे और वे इतने चतुर थे कि वे व्यक्तिगत वामपंथियों और दक्षिणपंथियों की कमजोरियों को न समझ पाते थे और व्यवहारिक समझौतों के लिए तैयार रहते थे। अगर वे निष्कासन और किसिंजर के अधीन अमेरिकियों को नापसंद करते थे तो उनके पास इसके लिए एक बहुत सारे कारण थे। आईजी पटेल को आमतौर पर एक गैर वैचारिक, बाजार अनुकूल, आज की भाषा में अगर कहें तो अर्थशास्त्री माना जाता था और इसलिए सहज रूप से पीएनएच के दायरे में नहीं आते थे। लेकिन 9 सितंबर 1969 को हक्सर ने इंदिरा गांधी से कैबिनेट सचिवालय को यह नोट भेजने के लिए कहा। अगर मुझे सही में याद है तो पिछले साल एक प्रस्ताव रखा गया था कि डॉक्टर आईजी पटेल को पूर्ण सचिव बनाया जाना चाहिए। उस समय मुझे लगा कि ऐसा करना शायद थोड़ा जल्दबाजी होगी।
डॉक्टर पटेल पिछले कुछ समय से विशेष सचिव हैं और मुझे लगता है कि उन्हें आर्थिक मामलों के विभाग का सचिव बनाना चाहिए। कैबिनेट सचिव आवश्यक कदम उठा सकते हैं। 3 साल बाद 6 जुलाई 1972 को हक्सर को एक बार फिर से पटेल के मामले की पैरवी करनी थी, जब प्रधानमंत्री के पास एक प्रस्ताव आया था कि हक्सर की अर्थशास्त्री कुछ समय के लिए सरकार छोड़ दें और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP में नंबर 2 व्यक्ति के रूप में काम करें। नौकरशाही की ओर से कुछ विरोध हुआ, लेकिन PNH ने इसकी परवाह नहीं की। डॉक्टर IG पटेल 47 वर्ष के थे, इसलिए उनकी सेवा के 11 वर्ष और बचे हैं और यदि उन्हें UNDP में भारत के हित में काम करना है तो उन्हें वापस आने में रुचि होनी चाहिए। अन्यथा अधिकांश भारतीयों की तरह UNDP के प्रति उनकी निष्ठा, जो कि स्वार्थ के लिए एक व्यंजन होगी, भारत के स्वार्थ की कीमत पर हो सकती है। प्रत्येक स्वाभिमानी सरकार अपने उच्च अधिकारी को UN एजेंसी में स्थायी अवशोषण के लिए नहीं बल्कि दूसरे स्थान पर भेजती है। IG के नाम से मशहूर वे UNDP में चले गए और 1977 में इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी मोरारजी देसाई ने उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया। बाद में 1991 में वित्त मंत्री के तौर पर PV नरसिम्हा राव ने उन्हें पहली पसंद बनाया और जब उन्होंने मना कर दिया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह पद दिया गया। हक्सर RBI में उस नियुक्ति के लिए भी जिम्मेदार थे जिसे वे खुद कुछ हद तक अपरंपरागत नियुक्ति कहते थे, ताकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण को उनके सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सके। RBI गवर्नर LK झा एक नौकरशाह चाहते थे, जिसके न होने पर एक बैंकर। PNH झा के नामों से बहुत उत्साहित नहीं थे और उन्होंने इंदिरा गांधी से बख्शी की जगह 39 वर्षीय औद्योगिक अर्थशास्त्री RK हजारी को डिप्टी गवर्नर नियुक्त करने की मंजूरी ले ली। हजारी 1960 के दशक के आखिर में औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली और कार्य प्रणाली पर गहन शोध अध्ययन के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। हजारी RBI के मानकों के हिसाब से युवा थे, लेकिन उनका बहुत सम्मान था। उन्होंने RBI में 6 साल बिताए। हक्सर ने नौकरशाही के साथ काफ़ी संघर्ष किया और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय में बैंकिंग विभाग की स्थापना करने में सफल रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री से LK झा, IG पटेल और अन्य को हटाने और बख्शी को नए विभाग का प्रभारी बनाने के लिए कहा। घोष खुद एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और उन्होंने मुझे याद दिलाया, जबकि उन्होंने PNH यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया कि राष्ट्रीयकरण के बाद स्थापित नई इकाई बैंकिंग विभाग में सक्षम व्यक्तियों का संचालन हो। उन्होंने कभी भी इसके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं किया। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि केंद्रीय बैंकिंग, वाणिज्य बैंकिंग और संबद्ध मामलों पर किसी भी निर्णय में उन्होंने कोई व्यक्तिगत प्रभाव नहीं डाला। घोष को यह भी याद है कि बैंक राष्ट्रीयकरण के करीब 4 साल बाद वे और हक्सर ट्रेन से कलकत्ता जा रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि जुलाई 69 में इतनी तेजी से और गोपनीयता के साथ लिया गया फैसला सही था। PNH ने तुरंत जवाब दिया, बेशक मैंने हमेशा ऐसा ही माना है। हम किसी भी मामले में जल्दी या बाद में वह कदम उठाते हैं समय राजनीतिक ज़रूरतों के हिसाब से तय किया गया था। तो आपने इस चीज़ को समझा और जयराम रमेश जी ने इस किताब को जो है के बारे में बताया है कि किस तरह से मतलब जयराम रमेश जी ने ये किताब उन्होंने लिखी थी जो PN हक्सर
साहब की जीवनी पर था, जिस पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब किया गया था तो उसके बारे में जो फैसले लिए गए थे उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया था। अब हम आपको बता देते हैं वो कौन कौन से बैंक थे जिनको कि राष्ट्रीयकरण जिसका किया गया था। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इन बैंकों की कुल पूंजी जो थी वो 25 करोड़ रुपए से अधिक थी, जिसका उपयोग कृषि, निर्यात, लघु उद्योग आदि के लिए अर्थव्यवस्था की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। 1969 में 14 राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये 14 बैंक थी जिसका 69 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। और बाद में 6 बैंक 1980 में और जोड़े गए थे, जिसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कारपोरेट बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, विजया बैंक, आंध्रा बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इनको बाद में फिर जोड़ा गया था। इस कदम के कुछ महत्वपूर्ण कारणों में शामिल है सामाजिक कल्याण, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विस्तार, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देना, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना और निजी एकाधिकार को नियंत्रित करना। यानी कुछ पूंजीपतियों के हाथ में जो इसका एकाधिकार था उसको ख़त्म करना इस निजीकरण का मुख्य कारण था। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना अहम फैसला था, महत्वपूर्ण फैसला था। आज जब बैंकों का निजीकरण अगर किया जाता या जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो ये काम जिसके लिए ये राष्ट्रीयकरण किया गया था कि सामाजिक कल्याण का काम, ग्रामीण क्षेत्रों का काम, ये सब जो काम था, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने का काम, निजीकरण मतलब निजी एकाधिकार यानी कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के हाथ में बैंकों का चला जाना, ये वो सारी चीज़ें फिर हावी हो जाएंगी। इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आपको मालूम चले कि अगर आगे चलकर देश की सरकार बैंकों का निजीकरण करती है तो उससे क्या क्या असावधानी और क्या क्या परेशानियां आपके सामने आने वाली हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।